नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। फाइनल बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एटा में दबंगों की दबंगई सामने आई है। डिफेंस एकेडमी में हंगामा किया तो दबंगों ने एक्सरसाइज कर रहे छात्रों पर लाठी डंडे बरसाए हैं और अकेडमी के कई छात्र इस दौरान घायल हुए हैं। अकेडमी बंद कराने की धमकी दी है तो थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के निधौली रोड का यह मामला बताया जा रहा है। तो तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से छात्रों को पीटते हुए नजर आ रहे हैं दबंग, और दबंगों की दबंगई नजर आई है एटा में, जहां पर किस तरीके से राष्ट्रीय ध्वज का भी अपमान किया गया। वहीं जौनपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, डिस्पेंसरी की छत भरभराकर गिरी। छत गिरने से डॉक्टर समेत 4 घायल। रेस्क्यू अभियान चलाकर घायलों को निकाला गया बाहर, तो घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अंडरग्राउंड काम चलने के कारण साइड का मकान गिरा, तो छत गिरने से डॉक्टर समेत 4 घायल हुए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, और जौनपुर में डिस्पेंसरी की छत भरभराकर गिरी, डॉक्टर समेत 4 लोग घायल हुए। वहीं गाजियाबाद पुलिस को मिली सफलता। लोगों को बातों में फंसाकर करते थे लाखों की ठगी। लूट करने वाले गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार और शहर की कई जगहों पर दे चुके वारदातों को अंजाम। तो गाजियाबाद पुलिस को यह सफलता मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोगों को बातों में फंसाकर लाखों की ठगी को अंजाम दिया करते थे। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई। वाकया रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के बाहर का है। पीएम मोदी यहां से एयरपोर्ट के लिए रवाना ही हुए थे। इसी दौरान एक युवक उनके काफिले के आगे कूद गया। युवक पीएम की गाड़ी से बमुश्किल 10 फीट की दूरी पर था। पुलिसकर्मियों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस उसे सिगरा थाना ले गई और युवक से सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ की। शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि युवक गाजीपुर का रहने वाला है। अयोध्या में भवन निर्माण समिति की बैठक का 2 दिन बाद समाप्त। बैठक को पहले दिन राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के कार्यदायी इंजीनियरों की बैठक हुई है, जिसमें रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक के दूसरे दिन प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष ने बैठक की। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने श्री राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बारे में क्या कुछ कहा, सुनिए। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की अवधि पास आ रही है, बैठकों का यह मॉनिटरिंग का काम बढ़ रहा है। बैठक ना कहा जाए, मॉनिटरिंग है। शेष गर्भगृह में फ्लोर नहीं, गर्भगृह का फर्श, उसका मार्बल कंप्लीट हो गया है। शेष मंदिर का फ्लोरिंग बहुत जल्दी प्रारंभ कर दिया जाएगा। राम भक्तों को भगवान का प्रसाद अधिक से अधिक लोगों को मिल पाए या प्रत्येक को मिल पाए, इसकी तैयारियां भी बहुत संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रही हैं। समाज जीवन के 2500 लोगों की सूची भी बनाई जा रही है, ताकि प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर ये इस राष्ट्रीय गौरव के आयोजन में साक्षी बन सके। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शामली में बीजेपी जिला कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चेक सौंपा और साथ ही आयुष्मान लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड सौंपे। इस मौके पर बीजेपी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए डिप्टी सीएम ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2014 में विपक्ष का गठबंधन खत्म हो जाएगा। विपक्ष के गठबंधन के पास कुछ भी नहीं है, ना उनके पास मुद्दा है, ना उनके पास नेता है, ना उनके पास कोई नीति है। भारतीय जनता पार्टी के पास नेता है जो विश्व का सबसे शक्तिशाली, सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी। विपक्ष के पास 1 दर्जन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है। जितने गठबंधन के दल है वो सब राज्य में प्रधानमंत्री बनने के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। संसद सत्र के दौरान सांसद रमेश विधूड़ी की अमर्यादित भाषा पर मुरादाबाद से एसपी सांसद एसटी हसन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसी भाषा के इस्तेमाल की निंदा की है और कहा है कि अल्फाज पूरे मुस्लिम समुदाय को टारगेट करते हुए कहे गए।
ये बड़ी अफसोसनाक और बदनसीबी की बात है हमारे देश के लिए कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत डेमोक्रेसी के मंदिर के अंदर उन भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है जो गली के इलिटरेट लफंगे लोग इस्तेमाल किया करते हैं। जो अल्फाज कहे गए वो मुस्लिम्स को टारगेट करके कहे गए हैं। ये जब तक चलता रहेगा जब तक राजनीति धर्मों का सहारा लेके अपनी मंजिलें तय करेगी। सहारनपुर में कल होने वाले ऐतिहासिक मेला महाड़ी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पुलिस ने सुरक्षा के इंतजामों को पुख्ता किया और परिसर की बैरिकेडिंग की है। नगर निगम ने महाड़ी परिसर की सफाई का काम भी पूरा किया। तो पूरे ही जिले से हमने फोर्स करीब 100 से 150 सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर सब लोग वहां पे व्यवस्थापन कर दिया गया है। वहां पे कंट्रोल रूम बनाया गया है। नगर निगम ने भी अपनी तरफ से सारी तैयारी कर ली है। सीसीटीवी फुटेजेस का विशेष ध्यान दिया गया है क्योंकि ऐसे मेलों में महिलाओं के साथ छेड़खानी या चेन स्नैचिंग जैसी घटनाएं ना हो, उनकी निगरानी करने के लिए हमने सीसीटीवी फुटेज पे विशेष ध्यान दिया है। हमारी टीम जो है वो 24/7 वहां पे मॉनिटरिंग करेगी। कंट्रोल रूम वहां पे एस्टेब्लिश हो गया है और किसी प्रकार का जो मेले में आने वाले लोग हैं उनको समस्या ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाएगा। इटावा में कानपुर जोन के एडीजी आलोक कुमार पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी त्योहारों के सकुशल संपन्न कराने को लेकर जिले के आला अधिकारी और सीओ थाना अध्यक्ष के साथ मीटिंग की। मीटिंग में महिला सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की गई। ये आगामी जो त्योहारों का सीजन है उसके संबंध में बारावफात, गणेश चतुर्थी, गणेश विसर्जन, इन त्योहारों को कैसे सकुशल संपन्न कराया जाए, कैसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में इसको संपन्न कराया जाए, इसके बारे में सभी पुलिस की जो हमारे साथीगण हैं उनको निर्देश दिए गए हैं। महिला सुरक्षा के संबंध में जो महिला बीट में हमारी आरक्षी हैं जो जाती हैं महिला बीट में, महिलाओं से संबंधित जो उनकी सुरक्षा से संबंधित जो केसेस हैं उनको कैसे इवैल्यूएट करें, कैसे स्कूल कॉलेज में जाने वाली बालिकाओं की सुरक्षा की पे ध्यान रखा जाए। ऑटो बस स्टैंड जो है जहाँ से इस तरह की कभी कभार शिकायतें आती हैं, उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो शिकायतें आती हैं उनके बारे में कैसे कार्रवाई की जाए, इसके बारे में बताया गया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। जिन लोगों के खिलाफ जमीन कब्जा करने के 2 या ज्यादा मुकदमे हैं, उन पर गैंगस्टर और गुंडा एक्ट की कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जमीन पर कब्जा करने वालों को लेकर सख्त कार्रवाई करने जा रही है, तो वहीं ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस कानून व्यवस्था ने भी लखनऊ के चारों जोन के डीसीपी को आदेश दे दिया है और 500 से ज्यादा फाइलें खंगाली हैं। वो फाइलें हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक जिन पे मुकदमे दर्ज हैं और उन्होंने अवैध जमीन पर कब्जा किया हुआ है। जिन जिन लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा किया है जमीनों पर, अब उनके खिलाफ गैंगस्टर, गुंडा एक्ट और हिस्ट्री शीटर की कार्रवाई 2 मुकदमे को पारदर्शी करने के बाद जांच के दौरान जो सामने आएंगे उन पर पुलिस कार्रवाई करने वाली हो रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 486 मामले अभी तक जांच पड़ताल में सामने आए हैं। इन आंकड़ों से ये साबित होता है कि 486 लोगों के खिलाफ अब गुंडा एक्ट, गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ सैयद अली, न्यूज स्टेट, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार माफियाओं के खिलाफ एक के बाद एक कड़े कदम उठा रही है और इसी कड़ी में जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने वाले माफियाओं के खिलाफ हल्ला बोल रखा है, तो वहीं अब उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। जेसीपी लैंड ऑर्डर उपेंद्र कुमार अग्रवाल की तरफ से एक आदेश भी जारी किया गया है। उसमें साफ तौर पर कहा गया जिसपे जमीन के 2 या 2 से अधिक मुकदमे हैं उनके खिलाफ गैंगस्टर, गुंडा एक्ट और हिस्ट्री शीटर की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये मुख्तार अंसारी का प्लाट है। मुख्तार अंसारी के जो पारिवारिक लोग हैं उनके नाम पे भी ये प्लाट दर्ज है। इस पे भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर गुंडा एक्ट और हिस्ट्री शीटर के साथ साथ तमाम जो कार्रवाई है वो की गई है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से एक बोर्ड लगा दिया गया है जिस पर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है और इसकी अब कुर्की भी होने वाली हो रही है। अभी तक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 486 ऐसे मामले हैं जो सामने आए हैं जिनकी पुलिस ने फाइलें खंगाली थी। लगभग 550 के करीब फाइलें हैं जो खंगाल ली गई हैं, जिसमें से 486 फाइलें नाम दर्ज हो चुकी हैं। अब उन पर संबंधित थानों के अंदर में जो डीसीपी हैं वो लेटरों को मार करके भेजने वाले हो रहे हैं और जल्द से जल्द उनके खिलाफ
गुंडा एक्ट, गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर की कार्रवाई होने वाली हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ सैयद उवैस अली, न्यूज स्टेट, लखनऊ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रजत कौशिक हैं, जो डीसीपी मध्य जोन है। मैडम, क्या आदेश जेसीपी सर की तरफ से दिया गया है और किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? श्रीमान जेसीपी एलओ महोदय द्वारा सभी थानों के ऐसे अभियोग जिनमें अवैध कब्जा लोगों द्वारा किया गया है, ऐसे अभियोगों को हमने क्लासिफाई किया है, छांटा है। और उसके बाद ऐसे लोग जो इसको संगठित रूप से करते हैं या बार बार इसी काम में संलिप्त रहते हैं, उन सभी मामलों को हम लोगों ने जब देखा और देखने के बाद टोटल 486 अभी तक के जो मामले हैं वो सामने आए हैं। और इन मामलों में तथ्यपरक जांच करने के उपरांत यदि पाया जाता है कि ये लोग संगठित रूप से या फिर ये इसी काम में संलिप्त हैं, बार बार अवैध कब्जा करने की प्रक्रिया में ये लोग संलिप्त रहते हैं, तो इनके विरुद्ध कठोरतम निरोधात्मक कार्रवाई, जिसे हम गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कहते हैं या गुंडा की कार्रवाई है, हिस्ट्री शीट की कार्रवाई है, वो किया जाएगा। चूंकि अवैध कब्जे के से ये लोग अवैध संपत्ति भी अर्जित करते हैं, तो गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जो 14 की कार्रवाई होती है उसमें ऐसी संपत्ति को हमारे द्वारा इसमें कुर्की भी की जाएगी। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिन लोगों की चार्जशीट पुलिस ने दाखिल कर दी है और जो लोग 2 से ज्यादा अधिक मुकदमों में लिप्त हैं, उनके खिलाफ अब पुलिस कार्रवाई करने वाली हो रही है। उन पर गैंगस्टर के साथ साथ गुंडा एक्ट की भी कार्रवाई अब देखने को मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ सैयद उवैस अली, न्यूज स्टेट, लखनऊ। ग्रेटर नोएडा में एक हफ्ते पहले हुई लिफ्ट हादसे में मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। हादसे में घायल मजदूर पिछले 8 दिनों से आईसीयू में भर्ती थे। 15 सितंबर को ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अम्रपाली लेजर वैली सोसाइटी में लिफ्ट गिरने के हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। एक 20 वर्षीय मजदूर जो मेरठ का रहने वाला था, उसका नोएडा के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था, वहां डॉक्टरों ने आज उसे मृत घोषित कर दिया है। इस हादसे के बाद 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 4 लोग अस्पताल लाए गए थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हुई। इस हादसे के पीछे की वजह की बात की जाए तो उसकी जांच करने को लेकर टीम बनाई गई है। जिला प्रशासन की टीम भी पूरे मामले की जांच कर रही है, वहीं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की टीम भी इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। ग्रेटर नोएडा के बिशरख थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी, उसमें 9 लोगों को नाम दर्ज करा गया था, जिसमें से 5 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हालांकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट के हादसे लगातार सामने आते रहते हैं। अब इस हादसे में 9 लोगों की जान जाने के बाद देखना होगा कि आने वाले समय में जो लिफ्ट एक्ट को लेकर मांग उठ रही है, उसको लेकर कितनी तेजी से काम होता है और इस हादसे के पीछे जो भी जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई होती है। वीडियो जर्नलिस्ट भरत शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा। गोंडा के स्कूलों में संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। संचारी रोग और संक्रामक रोगों से बचने के लिए परिषदीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं की ड्रेस में बदलाव किया गया और अब सभी छात्र छात्राओं को फुल ड्रेस दिया जाएगा, जिससे मच्छरों और अन्य कीटाणु जनित रोगों से बच्चों को बचाया जा सके। और अब बच्चों को फुल पजामा और फुल स्लीव्स की शर्ट दी जाएंगी। जो फुल ड्रेस बच्चों को मिलने वाले हैं, इससे बच्चों को बीमारियों से बचाव होगा। जो संचारी रोग चल रहा है, मच्छर काटने से जो संचारी रोग फैलते हैं वो नहीं फैलेंगे, उससे बचाव होगा। और ठंडी आ रही है, बच्चों को ठंडियों से भी सुरक्षा होगी और बच्चे स्वस्थ रहेंगे। प्रतापगढ़ के शुकुलपुर गांव में एक बेटे ने अपने पिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार कर लिया और जमीन के नाम न करने के चलते बेटे ने पिता को मौत के घाट उतार दिया। थाना क्षेत्र अंतुर में एक पुत्र के द्वारा अपने पिता के साथ मारपीट किया। पिता घायल थे, उनको इलाज के लिए ले जाया जा रहा था। जिस इलाज के लिए ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में मृतक की बहू के तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। आगरा के दयालबाग खासपुर की सरकारी जमीन पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। राधा स्वामी सत्संग सभा के अवैध निर्माण को बुलडोजर से तहस नहस कर दिया गया। राधा स्वामी सत्संग सभा द्वारा कई सरकारी जगहों पर अवैध कब्जा दयालबाग क्षेत्र में किया गया था, जो अब इस समय प्रशासन द्वारा हटवाया जा रहा है। पहले भी उनको कई बार इंगित किया गया था, उनको समय दिया गया था कि इस अवैध कब्जे को मुक्त कर दिया जाए, लेकिन जब मुक्त नहीं किया तो एक बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है। ये देखिए,
बुलडोजर चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। उन सभी जगहों पर उन सभी गेटों को हटाया जा रहा है जहां पर ये अवैध कब्जा किया गया था। डीसीपी सूरज इस समय हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। सूरज जी, किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? ये देखिए, प्रशासन के आदेश पर यहाँ कुछ सरकारी जमीन थी और उस पे तहसीलदार सदर ने उसका निर्णय दिया कि उस पर अतिक्रमण हुआ है। तो उस क्रम में, अतिक्रमण हटाने के क्रम में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सदर आगरा के द्वारा फोर्स मांगा गया था शांति व्यवस्था कायम करने के लिए, और उसी क्रम में आज हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं। ये गेट हटा दिया गया है। अगली कार्रवाई ऐसे ही लगातार चलती रहेगी जहां जहां ये कार्रवाई होनी है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। आगरा में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे डिवीजन के तहत संकल्प शूटिंग रेंज की शुरुआत की गई। एनसीआर प्रयागराज जोन की पहली शूटिंग रेंज है जो अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुकूल है। रेलवे के शूटिंग कोच के मुताबिक आगरा के साथ साथ डिवीजन के तमाम शूटर यहां से ट्रेनिंग लेकर विश्व पटल पर देश को गौरवान्वित करने का काम करेंगे। राइफल शूटिंग रेंज का निर्माण हुआ है और शूटिंग में आमिर यहाँ पहले से ही नेशनल प्लेयर है जो यहाँ आगरा में पोस्टेड है। शूटर्स के लिए रेलवे, खेल के लिए रेलवे सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है, पहले से ही करती आ रही है। मुजफ्फरनगर जिले में 70 मुसलमानों ने घर वापसी करते हुए सनातन धर्म अपनाया है। दरअसल योग साधना यशवीर आश्रम के महंत स्वामी यशवीर महाराज 2 साल से ऐसे लोगों और परिवारों को सनातन धर्म में वापसी करवा रहे हैं जिनके पूर्वज हिंदू रहे हैं और वो किसी कारण से इस्लाम धर्म कबूल कर चुके थे। आश्रम में मंत्र उच्चारण के साथ साथ हवन पूजन करवाया गया। मुजफ्फरनगर से कई मुस्लिम परिवार आए, इनकी संख्या 70 है। आज ये सुबह हमारे पास आए आश्रम में, इन लोगों ने बताया कि महाराज जी, हम सनातन धर्म में घर वापसी करना चाहते हैं, इसलिए हमारे शुद्ध यज्ञ का प्रबंध किया जाए। तो हमने फिर अपने आश्रम में यज्ञ की व्यवस्था करी। इन लोगों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ यज्ञ में आहुति दे करके इस्लाम को छोड़ करके सनातन धर्म को स्वीकार किया। ये मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। आपका नाम? मेरा नाम रेशमा है और मेरा राखी नाम था। मुझे मुसलमानों ने बताया ऐसे ऐसे करो, ऐसे रहो। हमें मुसलमान बनाया गया, तुम्हारे ये रिश्तेदार बनेंगे, ये रहेंगे इधर। हम मजदूरी करते थे, काम करते थे, हमें डराया धमकाया इतने इतने मिलेंगे, तुम ऐसे बनो, ऐसे करो। हम ऐसे रहने लगे, हमें अच्छा नहीं लगता था। वो मांस खाते थे, कुछ कुछ करते थे, हमको अच्छा नहीं लगता था मुसलमान धर्म के। हम इसलिए अपना धर्म वापसी करना चाहते हैं। हम हिंदू हैं, हिंदू की धर्म अपना अच्छा लगता है हमको। पहले तो मतलब थे हिंदू, फिर किसी ने कहा कि जगह जमीन देंगे, तो इसलिए तो बना दिया, तो मुसलमान बन गए थे। फिर हम हिंदू बनना चाहते हैं दोबारा से, कि हमारी धर्म हिंदू ही धर्म ही हमारी अच्छी लगती है हमको जी। आज क्या नाम रखा आपने? मिंटू। पहले क्या था? असलम। बाराबंकी में एक अजीब घटना सामने आई है। यहाँ एक कब्र से शव को खोदकर बाहर फेंक दिया गया और इस घटना से गांव वाले तो हैरान हैं ही। पुलिस भी नहीं समझ पा रही कि आखिर ये किसने हरकत की है, और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता। देखिए। उत्तर प्रदेश का जो बाराबंकी का गांव है उसका नाम है सरसोंदी, और मैं उसी गांव के अंदर मौजूद हूं। ये वो गांव है जहां पर अभी सामने ठीक मेरा आप देख सकते हैं, ये वो कब्र है जिसको कुछ असामाजिक तत्वों ने अभी हाल फिलहाल दिनों में इनको दफनाया गया था और इनको कब्र से निकालकर बाहर फेंक दिया। इनका शव बाहर पड़ा रहा। हालांकि जो इनका शव था वो बिल्कुल सही निकला, जिस तरह से दफनाया गया था ऐसे ही वो शव निकला। क्या आपका नाम है और आपके क्या लगते थे, कब आपने दफनाया था और क्या पूरा मामला है? हमारा छोटा भाई है। ऐसा लगता है कि ये किसी एक बंदे की बस की बात नहीं है। आपने पुलिस को शिकायत की? क्या मुकदमा दर्ज हुआ और क्या मौके पे पुलिस आई जब दोबारा आपने दफनाया? तो क्या पुलिस की रेख देख में दफनाया? सवेरे हम जब तक आए उससे पहले यहाँ के प्रधान ने स्थानीय पुलिस चौकी को इत्तला कर दी थी। पुलिस मौके पर आ गई थी, उसने अपनी देख रेख में इस काम को अंजाम दिलवाया और पुलिस कह रही है कि जांच होगी। मैंने सीओ या इंस्पेक्टर देवा थाने से भी बात की, उन्होंने कहा सर्विलांस टीम जो है वो सर्वे करेगी।
इन्होंने पुलिस को तहरीर दी थी, मुकदमा दर्ज हो गया है और पुलिस ने इनको आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी और पुलिस इसके छानबीन कर रही है, उनको जांच कर रही है कि आखिरकार ये कौन लोग हैं जिन्होंने इस घटना को इस तरह से अंजाम दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ सैयद सलीम, न्यूज स्टेट, लखनऊ। कानपुर में सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र में मंदिर में बैठने को लेकर एक युवक की पिटाई की गई। युवक को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसका हाथ टूट गया और इतना ही नहीं, मारने के बाद युवक से मंदिर की सफाई के लिए 10,000 रुपए भी मांगे गए। हम मंदिर के पास बैठे थे तो हमारे गांव के निवासी मोनू पाल और सोनू पाल और उनके पिता जीवन लाल थे और उनके साथ एक दो व्यक्ति अज्ञात थे जिन्होंने हमें आकर माँ बहन की गालियां बकी। तेरे यहाँ मंदिर पे बैठने से मंदिर अपवित्र हो गया है, तो हम घर जाओ, क्या कहते हैं, मंदिर को धुलवाना पड़ेगा, इसके लिए 10,000 रुपए लेके आ। तो हमने बोला मंदिर तो सबके लिए एक है। ये कहने पर उन्होंने हमें बहुत मारा लाठी डंडों से। तो ये कहने लगे कि मंदिर तुमने नापाक कर दिया है और उसको जो है साफ कराना पड़ेगा। तो इस तरह की चीजें आई हैं सामने। हम लोग अभी जांच भी करा रहे हैं गहराई से और इस पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी यदि ऐसा पाया जाता है। मुजफ्फरनगर में मौलाना ने मदरसे में पढ़ने आई मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। 9 साल की मासूम बच्ची को मदरसे में बेसुध हालत में छोड़कर मौलाना फरार हो गया। किसी तरह मासूम अपने घर पहुंची, जहां उसकी बड़ी बहन को मौलाना की इस बर्बरता की खबर दी। मेरी बहन के साथ बलात्कार हुआ। कहाँ पे? बस हिंदुस्तानी रोड पे गड्ढों में। क्या करती है आपकी बहन? कितनी उम्र है लगभग? 9 साल। और कैसे हुआ? कहाँ, कैसे, किसने किया है? मस्जिद के भतीजी ने। क्या मतलब कैसे क्या है? उसे झाड़ू के बहाने से अंदर बुलाई और उसके साथ जबरदस्ती करी हुजरे में। और अब थाने आए आप? जी। अब आप क्या चाहते हो उसके खिलाफ? उसके इंसाफ चाहेंगे हमें, इंसाफ चाहिए हमें, फांसी होनी चाहिए उसे। मदरसे के रहने वाले हाफिजी के द्वारा उस नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना की गई है। इस तहरीर के आधार पर थाना पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है और अभियुक्त की गिरफ्तारी की त्वरित कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। मिर्जापुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। पॉपुलर हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगे हैं। परिजनों ने मृतक का इलाज करने का आरोप लगाया है। इलाज न करने का आरोप लगाया। आपको बता दें, इलाज के नाम पर लाखों का बिल लेने का आरोप है। मृतक के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाया है। कटरा कोतवाली क्षेत्र के जंगी रोड का यह मामला बताया जा रहा है। तो परिजनों ने मृतक का इलाज न करने का आरोप लगाया है। बड़ी खबर बदायूं से आपको बता दें, जहां 4 दिन से लापता युवक का शव मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो पुरानी कोतवाली इलाके के पीरबट गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो 4 दिन से लापता युवक का शव मिला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। तो पुलिस ने कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उझानी कोतवाली इलाके के पीरबट्टू गांव की घटना बताई जा रही है। फिरोजाबाद में एक बार फिर से रिश्ते शर्मसार हुए। बेटी से हैवानियत करने वाला पिता गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को देखकर घर से भागा आरोपी। तो भागने के दौरान वाहन की चपेट में आकर घायल हुआ। आरोपी पिता को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। थाना दक्षिण के हिमायूपुर का यह मामला बताया जा रहा है। बेटी से हैवानियत करने वाले इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को देखकर यह आरोपी घर से भाग गया। भागने के दौरान एक वाहन की चपेट में आ गया, जिसके बाद यह घायल हो गया। आरोपी पिता को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया। इन योजना की शुरुआत का मतलब है कि निम्न वर्ग के जो लोग अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा मुहैया करवाने में असमर्थ थे, वो लोग इस योजना के बाद उन्हें वो सब कुछ दिला पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रमिकों के बच्चों को बड़ी सौगात दी है। यूपी के 18 मंडलों में श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय बनकर तैयार हो गए हैं।
पीएम मोदी ने इनका उद्घाटन वर्चुअल प्रोग्राम के जरिए काशी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन के दौरान किया। यहाँ पर कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के बच्चों को रहने, खाने, कॉपी, किताब, ड्रेस, सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क रहेंगी। अपने संबोधन के दौरान पीएम ने कहा कि समाज के जो सबसे कमजोर वर्ग हैं, उनके बेटे बेटियों के लिए ये स्कूल बन गए हैं। यहाँ अच्छी शिक्षा, संस्कार, आधुनिक शिक्षा मिलेगी। कोविड के दौरान अपनी जान गंवाने वालों के बच्चे भी इन स्कूलों में निःशुल्क पढ़ सकेंगे। और ये स्कूल, इतने भव्य स्कूल, हमारे श्रमिक, हमारे हम मजदूरी करने वाले जो लोग हैं और समाज के जो सबसे कमजोर वर्ग हैं, उनके बेटे बेटियों के लिए किया गया काम है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के मकसद से सूबे में लगभग 1115 करोड़ रुपए की लागत से 16 अटल आवासीय विद्यालयों की शुरुआत की गई है, जो असल मायने में निम्न वर्ग को शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने में मदद करेगी। इनमें विशेष रूप से मजदूरों, निर्माण श्रमिकों और कोविड-19 महामारी के चलते अनाथ हुए बच्चों के लिए शुरू किए गए हैं। था वो मूर्त रूप लिया है और हम सब के लिए गौरव का क्षण है कि श्रमिकों के बच्चे, कोरोना कालखंड में जो बच्चे निराश्रित हुए थे, अपने अभिभावकों को जिन्होंने खोया था, ऐसे बच्चों को पहले सत्र में ऐसे 1400 बच्चों को प्रवेश इन अटल आवासीय विद्यालयों में दिया गया है, जो सभी 18 विद्यालयों में पहले सत्र में लेंगे। इसमें बालक और बालिकाओं के लिए स्पोर्ट्स पर जो आपका ध्यान है, स्पोर्ट्स पर भी, स्किल डेवलपमेंट पर भी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप वहां के करिकुलम को आगे बढ़ाने के लिए भी इस पर पूरा ध्यान दिया गया है। शिक्षकों का और सभी प्रकार का जो भी फैकल्टी वहां पर, उनका प्रशिक्षण का एक विशेष कार्यक्रम लखनऊ में पहले ही संपन्न हो चुका। ये योजना यूपी सरकार की ओर से चलाई जा रही है। प्रत्येक स्कूल 10 से 15 एकड़ के क्षेत्र में बनाया गया है। इनमें कक्षाएं, खेल मैदान, मनोरंजक क्षेत्र, मिनी सभागार, छात्रावास परिसर, मेस और कर्मचारियों के लिए आवासीय फ्लैट हैं। प्रत्येक आवासीय विद्यालय में लगभग 1000 छात्र पढ़ाई करेंगे और रहेंगे भी। इस योजना के तहत श्रमिकों और गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है। दाखिला लेने के लिए 5वीं पास होना जरूरी है। एडमिशन के दौरान उम्र न्यूनतम 10 साल और अधिकतम 13 साल होनी चाहिए। एक रजिस्टर्ड श्रमिक अपने 2 बच्चों का एडमिशन इन विद्यालयों में करवा सकता है। बहरहाल इस योजना का लाभ किसान, मजदूर, कमजोर यानी हर उस निचले तबके को मिलेगा जो अपने बच्चों को आधुनिक और अच्छी एजुकेशन देने का ख्वाब तो पालते हैं, लेकिन उन सपनों को अमली जामा पहनाने में नाकाम रहते हैं। टीम न्यूज स्टेट।